बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने केपी के इंग्लिश क्लास 10th के जो एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको ज़ेरे गौर लाया था और उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके ऊपर आपने काम किया होगा। आज मैं आपको पेपर पैटर्न बता देता हूँ पहले कि एक्चुअली पैटर्न होगा क्या, 10th क्लास का पैटर्न क्या होगा और उसके अंदर आज जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं 2023 में जो आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले समझेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। जी, तो जो आपका सेक्शन ए होता है उसके अंदर आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। 15 एमसीक्यूज़ होंगे या 20, ये आपको टोटली करने होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं होती। तो सारे आपने करने हैं। एमसीक्यूज़ के लिए आपने टेंसेस को भी पढ़ना है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने एक्टिव पैसिव को भी पढ़ना है और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस के ऊपर भी अबूर होना चाहिए। इस तरह की ब्लैंक्स अब ज़्यादा बनाई जाती हैं, ग्रामर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आपका चैप्टर के अंदर से कम एमसीक्यूज़ बनते हैं और फिर जो बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि आप अगर एमसीक्यूज़ ढूंढते हैं तो आप अपनी एक्सरसाइज के अंदर से उसको तैयार करके जाते हैं। तो ये प्रिपरेशन जो है आपकी ठीक नहीं है। ये आप एक्सरसाइज के अंदर से आपके लिए कोई एमसीक्यूज़ नहीं बनेगा। अगर बनाएगा तो वो आपके एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर्स के अंदर से बनाएगा। यूनिट को स्टडी करें, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको स्टडी करें और अगर ओवरऑल आपको यूनिट याद है तो जब वहाँ पर वो ब्लैंक आएगी तो ऑटोमेटिकली आपके जहन में वो आ जाएगा। तो यूनिट के अंदर से तैयारी करनी है, एक्सरसाइज में नहीं जाना आपने एमसीक्यूज़ के लिए। और जो चीज़ें मैंने बताई हैं टेंसेस, एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर आपने काम करना है। ये आपके 15 से 20 इंशाल्लाह जो एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ कि सेक्शन बी के अंदर क्या आएगा। सेक्शन बी में जो आपका पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको वो 7 सवाल देगा, क्वेश्चन देगा या 8 देगा। अगर 7 आएंगे तो आपने 5 करने हैं, अगर 8 आ रहे हैं तो उसमें से आपने 6 करने, यानी 6 आउट ऑफ 8। तो ये तो आपने खुद सेल्फ स्टडी है आपकी और ये मैं बता भी चुका हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर आपने काम करना है। ये इंशाल्लाह उम्मीद है आपने रेडी भी किया होगा। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यानी सेक्शन बी का दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा पैराफ्रेजिंग के लिए कि आपने पैराफ्रेज बनाना है। ये आपको 2 स्टेंजास देगा, 2 में से आपने एक करना है। पैराफ्रेजिंग करते हुए ख्याल रखना है कि आपने खुद से किसी चीज़ को ऐड नहीं करना। बच्चे खुद से ऐड करके उस पैराफ्रेज को लंबा कर देते हैं कि हमें ज़्यादा इसके नंबर मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता। पैराफ्रेज एज इट इज़ जो उसने लिखा हुआ है उसको आपने सिंपल करके पोइट्री से उठा के सेंटेंस की सूरत बनानी होती है। इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं बनिस्बत आप पूरा पेपर लिखते हैं तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पैराफ्रेज के लिए शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा उसको फैलाना नहीं है। तो ये आपका दूसरा सवाल है। और जो तीसरा क्वेश्चन आपका होगा वो आपको देगा रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस तरह लिखा होगा। तो आपने स्टैंजा को इस तरह पैराफ्रेज, एक आपको स्टैंजा दिया जाएगा और इसमें एक गलती बच्चे कर लेते हैं कि ऊपर जो सवाल नंबर 2 होता है उसमें पैराफ्रेजिंग करनी होती है तो नीचे फिर वो चूँकि स्टैंजा दिया होता है, ये ऊपर नीचे होते हैं दोनों सवाल, तो इसके बच्चे फिर से स्टैंजा बना लेते हैं। हालांकि वो लिखता है, आप पूरे क्वेश्चन को आपने रीड करना है, वो लिखता है कि आपने आखिर में दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, तो वो 3 सवाल देगा आपको या 4 सवाल देगा, उसमें आपने एक काम करना है। ये जो सवाल है उसके लिए आपको मैं एक टिप देता हूँ। एक तो आपने जो पोम का पोइट है उस पोइट का नाम याद रखना है और पोम का नाम याद रखना है। मिसाल के तौर पर वो लिखता है कि राइट द नेम ऑफ पोम एंड पोइट, तो आप लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ पोम इज़ दे हैव कट डाउन द पाइन। तो जो पोम होगी उसको आपने सिंगल कोटेशन के अंदर उसको लिखना है खूबसूरत करके और अलहदा पेन इसके लिए यूज़ करना है। इस तरह आपने जो पोएट होगा उसका नाम भी इसी तरीके से लिखना है। एक सवाल तो तकरीबन इस तरह का वो बनाएंगे और एक आध सवाल वो बीच में से बना देते हैं, कोई लफ्ज़ उठा देते हैं, जी इसका मीनिंग क्या होता है, जी राइट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। तो एक वर्ड दे देगा या 2 दे देगा, तो उसके आपने मीनिंग्स लिखने होते हैं वहाँ पर। तो बहरहाल ये डिपेंड करता है कि आपका स्टैंजा कहाँ से उठाया गया है और चूँकि उसी के अंदर उसके सवालात होते हैं। तो आप जो सवाल आपको क्वेश्चन 1 देगा तो आप उसको पहली स्टैंजा की पहली लाइन में दूसरी लाइन में तलाश करें, इन दोनों लाइनों के अंदर आपको मिलेगा। इस तरह क्वेश्चन 2 देगा तो वो दूसरी तीसरी या तीसरी चौथी लाइन के अंदर वो आपको देगा। तो इस तरह तरतीब से वो जो आंसर होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं, आप वहाँ से उठा के इसको पिक करके लिख सकते हैं।
अच्छा जी, ये तो हो गया सवाल नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स देगा। 2 जुज़ें होती हैं इसकी। एक जुज़ पहली जुज़ के अंदर पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। आपको वो कहेगा कि 3 में से 2 करने हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स जैसे हम पढ़ते हैं, अफेक्ट एंड इफ़ेक्ट। एक ई के साथ आता है EFFECT, और एक अफेक्ट होता है AFFECT। तो इसको पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर एक होते हैं। आपने ये जो आपको 2 देगा, इन दोनों में से आपने दोनों को करना है। ये नहीं कि आपने अफेक्ट पे जुमला बनाना है, इफेक्ट पे नहीं बनाना, नहीं। अगर आप एक के ऊपर बनाएंगे तो फिर आपको इसके नंबर्स नहीं मिलते, ठीक है। तो दोनों को करेंगे। तो इस तरह की आपको वो 3 या 4 देगा। तो 4 होंगे तो 3 करने पड़ेंगे, 3 होंगे तो 2 करने पड़ेंगे। और इसी की एक और जुज़ देगा, वो जुज़ 2, जिसमें आपको वो सेम वो कहेगा कि यूज़ एनी 2 या एनी 3 फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हाँ, पेयर ऑफ वर्ड्स और इन दोनों को आपने सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है। जैसे अफेक्ट आपने लिखा वर्ड, आगे उसको सेंटेंस बनाया अफेक्ट के ऊपर, फिर इफेक्ट के ऊपर बनाया, फिर इस तरह जो 2 हैं उनके ऊपर बनाया। इस तरह नीचे ये फ्रेजेस हैं, इनको भी आपने जुमलों के अंदर इस्तेमाल करना है। ये फ्रेजेस जैसे आप कहते हैं कॉल इन, पुट ऑफ, इस तरह के जो इनको फ्रेजेस कहा जाता है। तो इन दोनों को यूज़ करना है। ये कुल मिला के 5, 6, 7 या 8 नंबर आपको मिल जाएंगे अगर आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे। और ये बहुत ईजी होते हैं। तो ये 10th क्लास के अंदर होता है। 9th में इस तरह के फ्रेजेस या फिर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं दिए जाते, लेकिन ये 10th क्लास के इंग्लिश का जो पैटर्न है उसका हिस्सा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देगा, और सेम जो ऊपर जैसे एक क्वेश्चन था कि रीड द स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड, इसी तरह का एक सवाल होगा। और उसके अंदर वो लिखेगा कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो उमूमन आपकी बुक के अंदर से बनाया जाता है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कोर्स भी होता है तो उसी के अंदर आपको आंसर मिल जाते हैं। सेम आपने तरीका इख्तियार करना है। आपने पहला जो सवाल है उसका जवाब पहली लाइन के अंदर, यानी जहाँ पर तक फुल स्टॉप आपका नहीं आता उसके अंदर तलाश करें, फिर दूसरे का उससे आगे, फिर तीसरे का उससे आगे, यानी एक तरतीब से वो देगा। उसी के अंदर सवाल मौजूद होते हैं। कोशिश करें कि उनको अपने अल्फाज के अंदर लिखें तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसे उसने लिखा हुआ उठाकर, तो फिर शायद गलत हो जाता है, समटाइम वो बहुत लेंथी हो जाते हैं। तो 1 या 2 सेंटेंसेस के अंदर आपने इसका आंसर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, राइट एन एसे ऑन, आपको 2 या 3 एसेज देगा, और उनमें से आपने एक करना है। तो जो इम्पोर्टेंट एसेज हैं वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं। जो आपका अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसकी तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 होगा कि ट्रांसलेट इनटू उर्दू। आपको इंग्लिश का एक पैसेज दे देगा वो, ये भी तकरीबन आपकी बुक के अंदर से बनाएगा। इसके अंदर आगे फिर कुछ जुज़ भी बना लेता है, 1, 2, 3 कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स दे देता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आप ग्रेड 10 के अंदर पढ़ रहे हैं। और जो लास्ट आपका क्वेश्चन होगा वो होगा कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, उर्दू टू इंग्लिश आपने बनानी होती है। इसमें आपको अगर टेंसेज आते हैं तो 2-3 आपको वो दे देगा। ये तकरीबन 6 होंगे कुल। 2-3 आपको टेंसेस के अंदर से कुछ जुमले उठा के दे देगा उर्दू में, और 2-3 आपको प्रोवर्ब्स, जो कॉमन प्रोवर्ब्स हैं उनको आपने याद करना है। यहाँ तक ये आपका पैटर्न है। 8 सवाल हैं सेक्शन ए के अलावा। ये जो सवालात हैं 8, इनको आपने इस एज इट इज़ आएगा जैसे मैंने आपको बताया। अब बढ़ते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एसेज आ सकते हैं 2023 में। तो नोट कीजिएगा अपने पास, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आप काम करें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं एसेज में से कोई ना कोई ऐसे आपको ज़रूर आएगा। माई हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। मेरा मशगला क्या है, उम्मीद है कि ये आ जाएगा। माई एम इन लाइफ, ये दूसरा है नंबर 2 पर। माई एम इन लाइफ, माई हॉबी भी आ सकता है, माई एम इन लाइफ भी आ सकता है। नंबर 3 पर मॉर्निंग वॉक, बहुत इजी समझते हैं लोग इसको कि ये नहीं आता। और जो आपका प्रीवियस ईयर है उसके अंदर इवनिंग वॉक आया था। तो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, इन दोनों को में से आपने एक को रेडी करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका। नंबर 4, अ क्रिकेट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसको भी आपने रेडी करना है। आ सकता है, आया भी है पहले, आप देख सकते हैं, जो आपके पास 5 साल वगैरह पड़े होते हैं तो इनमें आप चेक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे। माई बेस्ट टीचर, माई बेस्ट टीचर, तो ये माई बेस्ट टीचर के अलावा कोई माई बेस्ट पर्सनालिटी भी आ सकता है। तो आपने अगर आपको वर्डिंग याद होती है तो आप उसमें नेम चेंज करके बहुत आसानी से लिख सकते हैं। माई कंट्री,
या पेट्रियोटिज्म, ये दोनों में से मतलब दोनों सेम ही हैं। अगर आप माई कंट्री के ऊपर तैयार करते हैं तो पेट्रियोटिज्म भी वही चीज़ होती है, हुब्बुल वतनी इसको कहा जाता है। तो इनमें से भी कोई एक आ सकता है। तो ये जो मैंने आपको एसेस बताए हैं, इनमें मैं आपको अगर मज़ीद कहूँ कि इनमें से आपने कौन से याद करने, तो माई हॉबी, माई एम इन लाइफ या पेट्रियोटिज्म, ये जो 2-3 हैं इनको आपने स्पेशली तैयार करना है। उसके बाद जो बाकी मैंने बताए वो भी आपने तैयार करने हैं। अब आपने ऐसे को कैसे लिखना है, ये एक लंबा सा टॉपिक, इसके ऊपर कभी बहस होगी इंशाल्लाह, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इतनी लंबी वीडियोस फिर देखी नहीं जाती, तो ये एक लंबा टॉपिक है। इसको इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप नंबर ले सकते हैं। आज पैटर्न हो गया और इम्पोर्टेंट जो एसेस थे वो मैंने आपको बता दिए, और किस तरह ऐसे को आपने लिखना है, किस तरीके से आपको नंबर्स मिल सकते हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।